बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एवरीडे साइंस जो है सब्जेक्ट उसको बेसिकली कवर कर रही हैं और उसका आज हमारा जो लेक्चर है वो है द ह्यूमन बॉडी एंड ओरिएंटेशन। साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इजी लेक्चर है क्योंकि उनको पता है ह्यूमन बॉडी वर्क किस तरह से करती है, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से है। बल्कि साइंस के स्टूडेंट तो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ते हैं जो आज का हमारा लेक्चर है। ये बिल्कुल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बेसिक है। बाकी जो स्टूडेंट्स साइंस नहीं पढ़ी लेकिन 9-10 तक तो हमने जो है वो बायोलॉजी या उससे पहले साइंस की बुक 8 तक पढ़ी होती है। आमतौर पे उनमें भी ये चीज़ें डिस्कस हो गई होती हैं, लेकिन चूंकि अब हमें ये सारा काम किए हुए, ये सब कुछ पढ़े हुए एक काफ़ी ज़माना गुजर गया है। हम सब ने यूनिवर्सिटियाँ पास आउट की हैं। मिनिमम एजुकेशन वाला भी अगर कोई ग्रुप में मौजूद है तो वो ग्रेजुएट है। तो हमें काफ़ी साल गुजर गए हैं 8, 9, 10 की चीज़ें पढ़े हुए। तो बेसिकली इस लेक्चर में उन चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे और कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो लास्ट पेपर में हमारे एफपीएससी के पेपर्स में बार बार रिपीट होते हैं। इसके अंदर हम कुछ सिस्टम्स को देखते जाते हैं, जैसे हमारे जिस्म में जो वर्किंग हो रही है, डाइजेशन कैसे हो रही है, खाना हजम किस तरह से होता है, हम सांस जो है, सांस लेने का हमारा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो किस तरह से वर्क कर रहा है, इस तरह के मामला। और कुछ क्वेश्चन फिर पेपर में ना डिजीज रिलेटेड भी आते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ आपसे एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ कि ब्लड की कमी हो जाने को क्या डिजीज कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, ग्वाइटर होती है, ये गिल्लड़ होती है, ये सूज जाता है जो है थायराइड ग्लैंड गले के अंदर, आयोडीन की कमी की वजह से उसको ग्वाइटर बोलते हैं। सिमिलरली वो पूछ लेता है हेपेटाइटिस किस ऑर्गन की डिजीज है, आप कहते हैं लीवर की डिजीज है हेपेटाइटिस। वो पूछ लेता है नेफ्राइटिस किस की डिजीज है, किस ऑर्गन की, तो नेफ्राइटिस जो है वो किडनी की डिजीज है, जब किडनी स्वेल कर जाती है। नमूनिया में कौन सा ऑर्गन जो है वो हिट होता है, नमूनिया में जो है लंग्स, फेफड़े हिट होते हैं। ये कुछ वो एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूँ जो पेपर में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं वो भी पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, वो आखिर में स्लाइडों में लिखे भी होंगे ब्रीफ इंफॉर्मेशन की सूरत में। उसमें से जो है कुछ मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे वो पूछ लेता है ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206, 206। वो पूछ लेता है न्यू बॉर्न बेबी में कितनी होती है, जो बच्चा नया नया पैदा होता है उसमें 300 होती हैं। न्यू बॉर्न में 300 होती हैं, जो अडल्ट होता है उसमें 206 होती हैं। ये 300 जो होती हैं बाद में फ्यूज होती जाती हैं, आपस में मिलती जाती हैं। अगर आप न्यू बॉर्न बेबी आपके घर में हो तो आप देखते होंगे जो उनका हेड है, उनका स्कल है, वो थोड़ा सा उसका शेप जो है वो डिसरप्टिव सा होता है ऊपर नीचे करके। और फिर कहा जाता है माएँ सर बनाएं, सर को दबाएं, नीचे गत्ते रख दें, पता नहीं कहाँ कहाँ सर दे दें। हालांकि ये सारा कुछ गलत है। सर जो बनना होता है वो वालदा पे उसकी जिम्मेदारी नहीं होती, सर ने खुद ही बन जाना होता है, फ्यूज हो जाना होता है हड्डियों ने। ये मिथ बनी हुई है। नाक दबाएं बच्चे का, नाक बनाएं, ये भी सारी मिथ है। नाक ने खुद ही बन जाना है, नहीं जी नाक नहीं दबाएंगे तो वो फीना रह जाएगा, बैठा हुआ नाक, ऐसा भी कुछ नहीं है। बच्चे के बार बार बाल कटवाएं, बाल अच्छे आएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये हेरिडिटरी होता है, जेनेटिक्स में कुछ मिथ्स बनी हुई हैं। अब सर को दबाने वाला वो शुरू में बच्चे का सर होना ही ऐसा है क्योंकि 300 बोन्स है। बाद में जब उन बोन्स ने फ्यूज होना है तो वो खुद ही हो जाना है। फिर वो कहते हैं छोटे बच्चे के नीचे प्लेट रखें, गत्ता रखें, उसके नीचे फला चीज रखें। उसकी वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं, फ्लैट हेड सिंड्रोम हो जाता है। बल्कि कई लोगों की तो जो पढ़ने वाली है ना नाड़, वो भी दब जाती है। मेरा ख्याल जैसे मेरे ग्रुप के बच्चे हैं, इनकी दब गई हुई है बचपन से पढ़ने वाली ना, मेरा ख्याल है सर दबाते दबाते ना, तो वो भी हो जाता है। तो कुछ चीजें मतलब मिथ बनी होती हैं, एक पुराने जमाने से चलती आ रही होती हैं। नहीं करेंगे तो फिर ये है कि वो मोहल्ले वाले भी बातें करते हैं, बाकी घर वाले भी बातें करते हैं, जो आता है वो बातें करते हैं, जी नहीं कर रहे। खैर,
इसके अलावा सिमिलरली और ग्लैंड्स की तादाद कितनी है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है, जो है मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं जो छोटे बेबी होता है, बाद में ये 32 हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद जो अडल्ट में आते हैं वो 32 होते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आप लोग पास पेपर से गो थ्रू हो रहे हैं, उनमें भी आप देखते होंगे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सोलर सिस्टम के, जैसे मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आते होंगे। डिपेंड करता है पेपर में एवरीडे साइंस का 20 नंबर का हिस्सा हो। कुछ पेपर होते हैं उनमें एवरीडे साइंस आती ही नहीं है, तो उसमें तो जाहिर बात है ये एमसीक्यूज नहीं आपको मिलेंगे। जिन पेपर्स में एवरीडे साइंस 20 मार्क्स की आती है मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं अनाटोमी। अनाटोमी कहा जाता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द बॉडी। जिनमें ये नहीं आता उसमें 20 नंबर का कोई और सब्जेक्ट आता है। ये आपने पेपर का सिलेबस देखना होता है। जो जब मैंने सबसे पहले बैच स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को सिलेबस ही बताया था। अगर आप सबसे पहला लेक्चर दोबारा से खोलें या जो मैंने डेमो लेक्चर दिया था तो FIA का सिलेबस मैंने आप लोगों को बताया होगा उसमें। सिमिलरली जो आप में से ASF के स्टूडेंट है जिन्होंने ASF में अप्लाई किया है और जिसका ईद के फौरन बाद पेपर है, अभी रोल नंबर स्लिप अपलोड हो जाएगी 1-2 दिन में, वो अपना देख लें कि 20 मार्क्स की क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें 10 नंबर की इस्लामियात है, 10 नंबर की जो है एवरीडे साइंस नहीं है ASF में, ठीक है, उसमें एक्ट है, ASF का एक्ट है, मैथ है, इंग्लिश है, इसके अलावा जी और सब्जेक्ट हैं। जो FIA का आई थिंक उसमें एवरीडे साइंस है 20 नंबर का। दोबारा देख लें, एक दफा निकाल लें स्लाइड और देखें, डेमो लेक्चर आपके पास मौजूद होगा तो उसमें 20 नंबर की एवरीडे साइंस आनी है। अच्छा देखिएगा अनाटॉमी का टर्म क्या होता है। पहले हम 2 टर्म डिस्कस करते हैं, उसके बाद में आपको बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम पढ़ाता हूँ। अनाटॉमी से मुराद होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू वन अनदर। कि किसी चीज का स्ट्रक्चर और शेप है क्या। फॉर एग्जाम्पल जो लंग है उसका शेप किस तरह से है, वो किस तरह से दिखता है। किडनी जो है उसका शेप किस तरह से है, किडनी का हमें किस तरह से दिखाई देती है किडनी, ठीक है। जो हमारा लीवर है वो लीवर हमें किस तरह से दिखाई देता है, स्ट्रक्चर क्या है, उसका शेप क्या है, इसको हम बोलते हैं अनाटॉमी। दूसरा टर्म होता है फिजियोलॉजी। वो चीज वर्क किस तरह कर रही है, किडनी वर्क किस तरह करती है, ये आएगा फिजियोलॉजी में। देखिए डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स वर्क और फंक्शन। फिजियो मीन नेचर और ऑलोजी मीन स्टडी, ठीक है। और ये मैंने वैसे आपको 2 ब्रांचेस यहाँ पे बताई हैं, आपने ब्रांचेस भी याद करनी है। जो ब्रांचेस इंपॉर्टेंट वन है वो इसी लेक्चर के आखिर में दी होंगी, लेकिन वो मैं आपको एज सच पढ़ाऊंगा नहीं, वो आप सिर्फ उनकी डेफिनेशन याद कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑनकोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर सेल्स, ऑनकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। इस तरह हमें डिफरेंट ब्रांचेस की स्टडी को भी डिस्कस करना होता है, याद करना होता है। ये सारा कुछ हमारा एवरीडे साइंस के अंडर आ जाता है। तो देखिए जी फिजियोलॉजी है, एक चीज फंक्शन कैसे करती है। अब जो फिजियोलॉजी है उसका और अनाटॉमी का एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है, एक दूसरे के आप लगा लें कि फियांसी हैं ये। कैसे, एक चीज है हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, लंग्स है फॉर एग्जांपल, ये सांस की नाली आ जाती है, लंग्स हैं। एक तो हमें ये पता हो ये बॉडी कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, कहाँ पे, ठीक है। ये देखें, हेलो हाय, इस तरह के हाथ, डड्डू जैसे हाथ, और ये मतलब हमारे थोरैक्स कैविटी में पाया जाता है लंग्स। अब फिजियोलॉजी थोरैसिक कैविटी में नहीं, हाँ थोरैसिक कैविटी में, सही, थोरैसिक कैविटी में। अब अनाटॉमी और फिजियोलॉजी का फंक्शन क्या है।
हमें एक चीज की अनाटोमी पता होगी कि वो पाया कहाँ पे जाता है। हम कहेंगे कि थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, हमारा जो सीना है, रिब्स है, उसके पीछे पाया जाता है। फिर इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह, ये नरम होता है, फोमी फोमी होता है। अब क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो हम सांस ले पाते हैं। अगर ये हार्ड होता, हार्ट की तरह, हार्ट वैसे इस तरह होता है और जो आशकों का हार्ट होता है वो इस तरह से होता है और उसमें तीर भी लगा होता है ऐसे। ओरिजिनल हार्ट इस तरह होता है। तो हार्ट का जो है, हार्ट हमें पता है ये भी हमारी थोरेसिक कैविटी में लंग्स के पीछे होता है और हमारी लेफ्ट साइड पे होता है। हार्ट की जो लोकेशन है वो ये ऑलमोस्ट मिडल पे होता है, लेकिन अगर पेपर में आता है तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारी लेफ्ट साइड पे है, खब्बे पासे। वो गाना भी है ना, जदों मेरा दिल टुटिया ते पता लग गया कि दिल खब्बे पासे होता है। दिल जो है बाएं तरफ होता है हमारे। अच्छा, एक तो हमें इसकी लोकेशन पता चल गई, ये आ गया एनाटॉमी के अंदर। दूसरा हमें ये पता चल गया हार्ट के जो मसल्स हैं वो सख्त होते हैं। सख्त होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने ब्लड को पंप करना होता है। पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो हार्ट के जरिए जाता है। तो देखिए, एक चीज अगर हार्ट नरम होता लंग्स की तरह तो फिर ये ब्लड को पंप ना कर पाता। इसी तरह लंग्स अगर हार्ड होते तो फिर ये सांस लेने में मदद ना कर पाते। जो अनाटोमी और फिजियोलॉजी होता है इनका जो है आपस में चोली दामन का साथ है। अब हम डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को पढ़ते जाते हैं और किसी को अगर ना भी समझ आए, आपको लगे कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो कोई मसला नहीं, आप लोग इसको फिर एमसीक्यूज के पॉइंट के हवाले से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज तो है नहीं कि जो बाद में आपको लिखनी पड़े सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से। आपका एक कंसेप्ट बिल्ड करना और उसमें से मेन मकसद एमसीक्यूज तैयार करना ही है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देनी है ह्यूमन बॉडी की। तो सबसे पहला जो सिस्टम है बॉडी का उसको बोलते हैं एंटेगोमेंट्री सिस्टम। एंटेगोमेंट्री सिस्टम का जो ऑर्गन है वो है स्किन। और ये एमसीक्यूज में आता होता है, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है। तो स्किन जो है वो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। हम इसको, हमारी देखें पूरी बॉडी के ऊपर जिल्द है, हम इसको एज ए वन ऑर्गन ले सकते हैं, एक ऑर्गन के तौर पे। अब स्किन का फंक्शन क्या होता है, वाटर प्रूफ, कुशंस, प्रोटेक्ट डीपर टिश्यू। देखें, वाटर प्रूफ, हम अपने अगर ऊपर पानी गिरा लें जिसम के, वो जिसम में जज़ब तो नहीं हो जाता। अगर स्किन ना हो तो फिर मुश्किल मुख्तलिफ हालात होंगे। अगर कहीं पे चोट लग जाए, वहां पे पानी डालें तो पस पड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये एज ए वाटर प्रूफ हमें बचाती है कि पानी बॉडी के अंदर ना जाना शुरू हो जाए। ऑयल वगैरह अगर जिसम पे डालें तो वो ये ना हो कि सारे जिसम के अंदर चला जाए। कुशन प्रोवाइड करती है हमें, डिफरेंट चीजों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अंदर वाले टिश्यूज को। सेकंड नंबर पे ये कुछ एक्सक्रीट करती है साल्ट और यूरिया को। जब हमें पसीना आता है, गर्मियां आ भी रही हैं, तो हमारा जो स्वेट होता है उसके थ्रू डिफरेंट साल्ट और यूरिया भी एक्सक्रीट होता है बॉडी से। और हमें ठंडक का भी एहसास होता है। गर्मी अगर बहुत ज्यादा, अगर हमें पसीना नहीं आएगा तो हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। ये जो अमल है पसीना आने का, ये जिस्म को ठंडक प्रोवाइड करता है, जिस्म को ठंडा रखता है। इसके अलावा पेन और प्रेशर, हमें कोई भी चीज प्रेस वगैरह करते हैं तो जो पेन है, कोई चीज प्रेशर जिस्म पे डालते हैं तो वो स्किन के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है कि ये बॉडी के साथ ये अमल आ रहा है। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के काम आती है, वही स्वेट आने के थ्रू बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है। इसके अलावा विटामिन डी सिंथेसाइज करती है। विटामिन डी के हमारा एक लेक्चर है भी विटामिन के ऊपर, विटामिन की डेफिशिएंसी और उसकी होने वाली डिजीजेस, वो होपफुली आपको मैं कल लेक्चर दूंगा, उसमें हम मजीद भी देखेंगे। और विटामिन का टॉपिक भी एवरीडे साइंस में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। 2-3 क्वेश्चन है वो तो हमेशा ही ऑलमोस्ट दूसरे पेपर में रिपीट हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी की वजह से डिजीज होती है, उसको कहते हैं स्कर्वी।
विटामिन डी की कमी की वजह से डिजीज होती है, उसको कहते हैं रिकेट्स। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। वो कौन सा विटामिन है जो सूरज की रेज के जरिए हासिल होता है, उसका नाम है विटामिन डी। इस तरह के कुछ क्वेश्चन है। नाइट ब्लाइंडनेस किस की कमी की वजह से होती है, विटामिन ए। कैरेट में कौन सा सबसे ज्यादा विटामिन होता है, विटामिन ए। ये आंखों के लिए अच्छी होती है कैरेट। इस तरह के कुछ जो है क्वेश्चन पेपर्स में आते रहते हैं। अब स्किन विटामिन डी को सिंथेसाइज करने में किस तरह हेल्प करती है। हमारी स्किन के नीचे एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है जी 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल की एक टाइप है 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये हमारी स्किन के नीचे होता है। जब सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ेंगी स्किन के ऊपर तो वो जो 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन डी में। ठीक है जी। अगर नहीं पड़ेंगी तो विटामिन डी में कन्वर्ट नहीं होगा। अंग्रेज लोग आपने देखा होगा छोटे छोटे कपड़े पहन के बीच के ऊपर लेट जाते हैं और सन बाथ लेते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा सूरज नहीं निकलता। आमतौर पे सर्दी होती है तो जिस दिन उन्हें पता चले कि आज सूरज निकल रहा है तो वो छोटे छोटे कपड़े पहन के बीच के ऊपर लेट जाते हैं ताकि जिस्म के हर हिस्से को विटामिन डी बन सके। तो वो बेसिकली सन बाथ लेने का मकसद यही होता है। कुछ मकसद स्किन की पिगमेंटेशन भी होता है। अंग्रेजों की स्किन दूर से अच्छी लगती है आमतौर पे। स्किन के अंदर उनके डॉट्स और पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, यूनिफॉर्म कलर नहीं होता। तो वो क्योंकि कमी हुई होती है विटामिन सी की, विटामिन डी की, सूरज की रोशनी की, तो वो बेसिकली सूरज की सन रेज से ये चीजें हासिल करते हैं। दूसरा सिस्टम पढ़ते हैं जी स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम से मुराद अगर हम आम जुबान में बात करें, हमारी बॉडी का ढांचा। हमारी बॉडी का जो ढांचा है वो किन चीजों से मिलकर बनता है, ये देखिए तस्वीर के अंदर कार्टिलेज हैं, जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं। एक चीज तो होती है बोन्स, हमारी हड्डियां। सबसे बड़ी बोन कौन सी है बॉडी की, हमारे जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, कोई बता सकता है साइंस का स्टूडेंट? फीमर। हाँ जी, ये जो लेग की हड्डी होती है, हमारी जो लेग वाली हड्डी है, थाई वाली हड्डी है फीमर। सबसे छोटी बोन कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी? हाँ जी, गुड, स्टेपस। ये सबसे छोटी हड्डी है। तो इस तरह के बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना पेपर में। एक तो होगी हड्डियां, दूसरी होगी कार्टिलेज। कार्टिलेज से मुराद होता है नरम हड्डी। जैसे हमारे कान की जो हड्डी है, आप अपने कान पकड़ें, उसको घुमाएं, तो जो कान की हमारी हड्डी होती है उसको बोलते हैं कार्टिलेज। इसके अलावा नेक में आमतौर पे आप अपने नेक में देखें एक हड्डी मौजूद होती है बाहर की तरफ निकली हुई, बाहर की तरफ निकली हुई, उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। नेक में कुछ लोगों की हड्डी प्रोमिनेंट होती है, जो आमतौर पे थोड़े से पतले अफराद होते हैं उनमें ज्यादा वाजिया नजर आती है। इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये बेसिकली जो हमारी जो सांस का सिस्टम है उसका एक पार्ट होता है लैरेंक्स। लैरेंक्स एक पार्ट होता है, उसकी एक कार्टिलेज बड़ी हुई होती है ये। और इसको एडम्स एप्पल इस हवाले से बोल दिया जाता है, मिथ बनी हुई है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो है फल खाया था जन्नत में। डिफरेंट है कि कोई कहता है एप्पल है, कोई कहता है गंदुम है, कोई कहता है क्या है। एडम्स एप्पल के पीछे, लफ्ज के पीछे जो मिथ बनी हुई है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सेब खाया था तो वो सेब जाके गले में अटक गया, तो इस हवाले से उसको एडम्स एप्पल का नाम दे दिया जाता है। एडम्स एप्पल के नीचे एक बोन होती है,
यहाँ पे करके ये एडम्स एप्पल आएगा। उसके नीचे एक बोन होगी जिसको ब्यूटी बोन बोलते हैं। अब ये भी पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ब्यूटी बोन कौन सी होती है? ब्यूटी बोन, कोई नाम बता सकता है ब्यूटी बोन का? क्लेविकल, ये जो कंधे की बोन होती है ना, आमतौर पे फीमेल्स में ही कहते हैं इसको, मेल के अंदर तो नहीं कहते। मेल के हजरात के साथ तो हर जगह पे ज्यादती है पूरी, जहां पे भी देख लें, कंधे के साथ वाली जो हड्डी होती है, और आमतौर पे फीमेल में कहा जाता है। क्लेविकल बोलते हैं उस हड्डी को। और ये जो एडम एप्पल है, ये बेसिकली कार्टिलेज है, नरम हड्डी है एक, उसको बोलते हैं। फिर आ जाते हैं लिगामेंट्स और ज्वाइंट्स। लिगामेंट्स हमारी जो मसल और हड्डी को जो चीज जोड़ती है उसको लिगामेंट बोलते हैं। हमारा जो गोश्त है उसको हड्डी के साथ जुड़ना है ना, देखें गोश्त सिर्फ ऊपर पड़ा तो नहीं हुआ हमारे जिस्म पे, उस गोश्त ने उसने जो हमारा टिश्यू है, मसल है, उसने बोन के साथ जुड़ना है। जहां वो बोन के साथ जुड़ेगा उसको बोलेंगे टेंडन, और जहां पे बोन्स आपस में मिलेंगी उसको बोलेंगे लिगामेंट। ये नीचे लिखा भी हुआ है। दो टाइप के टिश्यू होते हैं जो हमारी हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। जो टेंडन होता है वो जोड़ता है मसल और बोन को, गोश्त और हड्डी को, जबकि जो लिगामेंट होता है वो जोड़ता है बोन को, बोन और बोन को। दो हड्डियों ने आपस में जुड़ना है। आप हाथ की हड्डियां ही लगा लें, ये हाथ में जहां मूव करते हैं, नी जो हमारी जो एल्बो है, यहां से एक और बात याद आई, एल्बो को लाफिंग बोन भी बोलते हैं। ये जो एल्बो होती है इसको लाफिंग बोन भी बोलते हैं, बोन। ये कभी लग जाए कहीं पे जरा जोर से तो वो एक करंट सा दौड़ता है ना इसमें, एल्बो के अंदर, उस वजह से। अब ये हम बेसिकली सिस्टम पढ़े हैं बॉडी के। पहले हमने पढ़ लिया इंटेगोमेंट्री सिस्टम, स्किन वाला। अब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़े हमारे ढांचे वाला। इसका फंक्शन क्या होता है, इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है? ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को। अगर हड्डियां ना हो तो जो अंदर वाले ऑर्गन है, हमारा लंग्स है, हमारे हार्ट है, उसको प्रोटेक्ट कौन करे? फ्रेमवर्क है हमारे चलने फिरने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। हाँ, रोने और हंसने वाला दर्द। हीमोपोटाइसिस करती है, ब्लड बनाती है। ब्लड हमारा कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है बताइएगा? हिमेटोपोइसिस होता है ब्लड का बनना। हाँ जी, आप कह रहे हैं लीवर, ये गलत मिथ है, लीवर ब्लड नहीं बनाता। ब्लड जो है वो बोन मैरो बनाती है, हड्डी के अंदर जो गूदा होता है। हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होता है बेसिकली वो ब्लड बनाता है। जो लीवर होता है वो ब्लड को जस्ट डिटॉक्सिफाई करता है। उसके अंदर कोई टॉक्सिन्स हैं, कोई हमने मेडिसिन वगैरह खाई हुई हैं, उनको जिस्म से एक्सक्रीट आउट करना है, कोई हमने टॉक्सिन खा ली है, कोई खाने में सही चीज नहीं थी, तो उसको लीवर सेट करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। बच्चों में इनिशियल स्टेज पे लीवर प्रोड्यूस करता है ब्लड, इनिशियल स्टेज पे, अर्ली लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। लेकिन जैसे हम अडल्ट हैं, हम में बोन मैरो, हड्डी के गूदे की वजह से ब्लड पैदा होता है, ब्लड सेल्स पैदा होते हैं। ये हिमेटोपोइसिस भी हड्डी का काम है। मिनरल्स को स्टोर करना भी हड्डियों का काम है। जैसे कुछ मिनरल्स को, जैसे आप लगा ले कैल्शियम, फास्फोरस, हमारी हड्डियों में स्टोर होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। तो ये जी हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम। इसके बाद आ जाए जी मस्कुलर सिस्टम, उजलाती निजाम, हमारे जो ऊपर गोश्त है उसका निजाम। ये देखें पिक्चर के अंदर, ये लग रहा है ना स्पाइडरमैन। तो ये बेसिकली इसके अंदर जो है, इसके मसल्स दिखाए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं हमारी बोन्स के ऊपर। पिछली तस्वीर में हमने देखा था हड्डियां,
ये स्केलेटल सिस्टम देखा था। अब इसके ऊपर जो है वो मसल्स आ गए हमारे। मस्कुलर सिस्टम का जो ऑर्गन है वो है मसल्स, जो कि हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं। फंक्शन क्या है? कंट्रैक्शन एंड मोबिलिटी, हमें चलने में जो है मदद फराहम करते हैं मसल्स। फेशियल एक्सप्रेशन, हम जो फेस के एक्सप्रेशन देते हैं, खासकर ये जो लड़कियां तस्वीरें बनाते हुए पाउच बनाती हैं, वो ये मसल्स जो मौजूद होते हैं चेहरे पे, उसकी मदद से बनता है। पोस्चर हमारा, हम कोई पोजीशन वगैरह बनाते हैं, दाएं बाएं चलते फिरते हैं, वो भी हमारे मसल्स और बोन्स मिलके बनाते हैं। बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी जो हीट प्रोड्यूस करती है, वो हमारे बेसिकली मसल्स प्रोड्यूस करते हैं। हाँ जी, जिस्म में जितना गोश्त है वो मसल्स कहलाएगा। उर्दू में इसको बोलते हैं उजलात। मसल्स की आगे टाइप्स होती हैं। मसल आगे 3 तरह, ये फिर वो लंबी बात हो जाती है, इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। पेपर के हवाले से वन पेपर एमसीक्यू में जो वो क्वेश्चन पूछता है वो इसी में काफी हो जाते हैं। वैसे अगर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं तो मसल्स 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्केलेटल मसल्स, ये जो हमारा गोश्त है। एक होते हैं स्मूथ मसल्स, जो हमारे हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारा जो अंतड़ियां हैं, वो भी मसल्स हैं, लेकिन उनकी मसल अलहदा टाइप की है। वो स्मूथ मसल्स हैं, नरम मसल्स हैं। फिर एक अलहदा किस्म के मसल होते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्राइएटेड मसल। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में होते हैं। ये पॉइंट ठीक है एमसीक्यू के हवाले से, कि स्ट्राइएटेड जो मसल होता है, ये इस तरह से स्ट्राइएशंस, लकीरें होती हैं, बीच में डॉट्स होते हैं, ये हार्ट के मसल्स इस तरह के होते हैं, स्ट्राइएटेड। वैसे जो बॉडी के ऊपर सारा मसल है वो स्केलेटल मसल के अंडर आता है। जो अंदर के मसल्स हैं बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स के, वो स्मूथ में आते हैं, और जो हार्ट के मसल्स हैं वो स्ट्राइएटेड में आते हैं। हमारी बॉडी के आखिरी पॉइंट में आपको बताया था, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे मसल्स प्रोड्यूस करते हैं। स्केलेटल मसल, जो हमारी बॉडी के ऊपर वाले मसल्स हैं, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब मसल्स का हीट प्रोड्यूस किस तरह होती है वो सारा यहाँ पे फिनोमिना लिखा हुआ है, जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, कि जो है जब हम कंट्रैक्शन करते हैं, हिलते हैं, मसल्स हमारे स्ट्रेच होते हैं, तो बॉडी के अंदर एक जो है मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको बस ये इधर इस स्लाइड में ये याद होना चाहिए कि एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी टूटता है, उसके टूटने की वजह से बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। अब वो टूटता क्यों है? जब हम बॉडी के मसल्स को मूव करते हैं तो वो अंदर एक प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल टूट जाता है और हमारी बॉडी में हीट का एहसास होता है। इसके बाद आ जाते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से मुराद हमारा ये सोचने का निजाम है। उर्दू में इसको बोलते हैं अस्वी निजाम, असाब, अस्वी निजाम या असाब बोलते हैं। इसके अंदर नर्वस सिस्टम में सोचने समझने का जो हमारे बॉडी में निजाम है, ब्रेन जो हमारा दिमाग है, वो पूरे जिस्म को सिग्नल्स भेज रहा है, सारे जिस्म से सिग्नल्स मसूल कर रहा है। ठीक है, हमारा ब्रेन सिग्नल्स भेजता भी है जिस्म को मुख्तलिफ काम करने के लिए। और जिस्म पे कोई आपकी बॉडी है, कोई हीट या आपको कोई चोट लगती है, दर्द का एहसास होता है, तो यहाँ से भी सिग्नल दिमाग को जाते हैं। तो दिमाग और जो पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है आपस में, वो नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। इसमें ऑर्गन कौन कौन से आ जाते हैं? ब्रेन, दिमाग,
जो कि हमारे स्कल के अंदर मौजूद होता है। स्कल से मुराद है खोपड़ी। और उसके बाद हमारी कमर की जो पीछे हड्डी है, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। स्कल में जो है वो ब्रेन मौजूद होता है। और पूरे जिस्म में जो है, ये देखिए, ये आ गया ब्रेन, ये आ गई आपका स्पाइनल कॉर्ड, और फिर इसमें से रेशे निकलते हैं जो सारे जिस्म में जाते हैं। इस निजाम को नर्वस सिस्टम बोला जाता है। तो नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसका फंक्शन क्या है? फास्ट एक्टिंग सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम, हमारी बॉडी का जो टोटल सिस्टम है उसको कंट्रोल करना। रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई विया नर्व इम्पल्स, बाहर से कोई प्रेशर, टेम्परेचर का एहसास, पेन का एहसास हमें फील होता है, कोई स्मेल चीजों की करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं चीजों को, तो वो सारा कुछ हमारी सेंसेस के थ्रू हमारा ब्रेन फील करता है और ये सारे मामला चलते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट बॉडी का एक सिस्टम है। हाँ जी, ये शुरू में ही आपने मेरा ख्याल है थोड़ी सी क्लास लेट ज्वाइन की, मैंने आप यही बताया था कि जो लोग इंजीनियर्स हैं या आप इंजीनियर हैं और या दूसरे आर्ट्स के सब्जेक्ट से तल्लक रखते हैं, उनके लिए ये लेक्चर थोड़ा सा न्यू होता है और बिल्कुल हट के डिमेंशन है। जो आप में इस वक्त साइंस के स्टूडेंट हैं वो समझ रहे होंगे कि ये बिल्कुल ही बेसिक बातें बताई जा रही हैं, बच्चों वाली बातें बताई जा रही हैं। लेकिन जो लोग इस चीज को नहीं जानते कि बॉडी के ये सिस्टम है, ये ऑर्गन है, ऐसे वर्क करते हैं, उनके लिए ये चीज बल्कि मुश्किल भी है और न्यू भी है। तो थ्रू आउट द जनरल नॉलेज एग्जाम हमारा जो सब्जेक्ट ये चलता है सेशन, उसमें कुछ चीजों से हम फेमिलियर होते हैं, हमें लगता है ये क्या बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन वो बाकी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और कुछ चीजें हमें टफ लग रही होती हैं, वो बाकी के लिए आसान होती हैं। तो हमने ओवरऑल एक अपना जो नॉलेज बनाना होता है, सिनेरियो नॉलेज का बनाना होता है, वो ये बनाना होता है कि ओवरऑल हमें हर चीज के ऊपर ग्रिप हासिल हो जाए। तो जी आगे हम बात करते हैं ग्लैंड्स की, गदूदों की। उर्दू में बिल्कुल मैं बेसिक वर्ड्स भी ले रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल न्यू हैं उनको पता चल जाए कि ग्लैंड जो है वो गदूद होते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन है, छोटे छोटी चीजें हैं जो कि कुछ रतूबतें पैदा करती हैं। रतूबत कहते हैं सिक्रीशन को। उन रतूबतों की वजह से, उन हार्मोन्स की वजह से हमारा बॉडी एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, पेंक्रियाज एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है इंसुलिन। ये आपको याद होना चाहिए, पूछा भी जाता है पेपर में। इंसुलिन की कमी की वजह से बॉडी के अंदर एक बीमारी भी होती है जिसका नाम है शुगर, दियाबातीज, जियाबातीज, ठीक है। तो वो बेसिकली एक हार्मोन है। वो पैदा कौन करेगा? पेंक्रियाज। लीवर कौन सा हार्मोन पैदा करती है? बाइल। तो छोटे छोटे हमें हार्मोन्स पता भी होने चाहिए कि कौन सा ऑर्गन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है और फिर वो बॉडी में क्या फंक्शन हमारे अदा करते हैं। पेप्सिन ये मैदा प्रोड्यूस करता है, ठीक कह रहे हैं आप। पेप्सिन भी एक हार्मोन है जो कि मैदा प्रोड्यूस करता है, हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है। डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट हमारी बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ब्रेन कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, गले में थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, लीवर। अब हमें जो पेपर के हवाले से ये हो गया एक जनरल सी चीज जो मैंने आपको बताई। हार्मोन रतूकते हैं, रतूकते प्रोड्यूस होती हैं ग्लैंड से। अब जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आते हैं, हम देखते हैं वो ग्लैंडुलर सिस्टम से मुतल्लिक क्या है। बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लीवर। ऑर्गन सबसे बड़ा बॉडी का स्किन है। ग्लैंड सबसे बड़ा लीवर है।
जिगर, जो कि सॉरी वो सिग्नल की वजह से कट गया था। हम बात कर रहे थे ग्लैंड की। मैं आपको ग्लैंड की बता रहा था, दो टाइप्स होती हैं, एक को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। आपको मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस बताइए, क्लियर आ रही है? चले, बेहतर हो गया। तो हमारा जो बॉडी में जो ऑर्गन्स, ग्लैंड्स हार्मोन अगर पैदा करते हैं और वो हार्मोन किसी डक्ट के बगैर, किसी नाली के बगैर जिस्म में मूव करे, डायरेक्ट ब्लड में चला जाए। फॉर एग्जांपल ये मैं आपके सामने नेक बनाने लगा हूं, ये नेक है और ये आगे नीचे बाकी बॉडी आ जाएगी। नेक में हार्मोन होता है, एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। ये जो रतूबत पैदा करता है, ये किसी डक्ट के जरिए, इसके आगे नालियां नहीं है कोई, ये डायरेक्ट प्रोड्यूस करेगा, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, जिस्म में उसने आगे जो फंक्शन अदा करना है वो जिस्म में वो फंक्शन अदा करने चला जाएगा। ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे ग्लैंड्स को बोलते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल आपके सामने, आपको ये नाम याद करने हैं। वो पूछ लेता है इनमें से कौन सा ग्लैंड, किसी ग्लैंड का नाम दे देता है और पूछेगा एंडोक्राइन कौन सा है, तो आपको नाम आएंगे। तो बॉडी में ये ऑर्गन, ये इस तरह के ग्लैंड है जो एंडोक्राइन है। इनके नाम देख लें, डक्टलेस ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, थैमस, पैंक्रियाज, पीनियल, ओवरीज एंड टेस्टिस। ये सारे जो हमारी बॉडी में कुछ गदूद पाए जाते हैं जो कि सिक्रीशंस पैदा करते हैं। ये मैं आपको इनकी शक्लें भी दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द राइट हैंड। थायराइड ग्लैंड आपके गले में हो गया, थ्रॉट रीजन में। एड्रीनल ग्लैंड आ गया। एड्रीनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर होता है, जो हमारे गुर्दे हैं उसके ऊपर होता है। उसके बाद ओवरीज, फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं जो कि एग प्रोड्यूस करती हैं। ये एक लंबा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन में कि बेबी कैसे प्रोड्यूस होता है। फीमेल की तरफ से एग आता है, मेल की तरफ से स्पर्म आता है, वो आपस में मिलते हैं। जैसे आप नीचे से ये देखिए, ये मेल का अगर देखें तो टेस्टिस हैं। टेस्टिस जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाए पेंक्रियाज पे। पेंक्रियाज जो है वो प्रोड्यूस करती है इंसुलिन। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंसुलिन कहां से प्रोड्यूस होती है? पेंक्रियाज। बल्कि इसका थोड़ा सा मजीद भी वो पूछ लेता है, पेंक्रियाज के कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? बता सकता है कोई कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं? पेंक्रियाज के आगे वो सेल भी पूछ लेता है। इंसुलिन, बी सेल, बीटा सेल्स, बिल्कुल ठीक। और इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर हो जाती है। उसके बाद जो दिमाग में हमारे ग्लैंड होता है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सारे ग्लैंड ऐसे हैं जिनको डक्ट्स की जरूरत नहीं है,
किसी नालियों की जरूरत नहीं है, जहां पे बैठे हैं वहीं पे इन्होंने अपनी सिक्रीशन को रिलीज कर देना है और वो ब्लड में जाके बॉडी के ऊपर खुद ही एक्ट करेगी। इसके अलावा बॉडी में हमारे कुछ दूसरी टाइप के ग्लैंड गदूद ऐसे हैं जिनको नाली की जरूरत है। जैसे लीवर है ना, इसको एक नाली की जरूरत है, ये ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा बाइल और एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा बाइल। इसने अगर आगे जाके एक्ट करना है तो इसको बाइल डक्ट में से गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे ग्लैंड जिनको अपने हार्मोन्स को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नालियों की जरूरत हो, डक्ट्स की जरूरत हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। ये देखिए हमारी बॉडी में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये उनकी पिक्चर्स है। जी, एक दफा से सिग्नल फिर लॉस्ट हो गए थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर का जहां पे स्किप किया था हमने। जी, ग्लैंड्स की बात हो रही है, मैंने आपको कुछ ग्लैंड दिखाए, ये इनके नाम ऊपर लिखे हुए हैं। हैव डक्ट्स, स्वेट ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। स्वेट ये जो हमारा पसीना है, ये एक किस्म हमारे गदूद होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। तो ये डक्ट्स के जरिए स्किन में आता है। होते ये छोटे छोटे हैं, बहुत छोटा साइज होता है इन ग्लैंड्स का, लेकिन इनके पास नालियां भी होती हैं। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड हमारे चेहरे पे जो म्यूकस वगैरह आ जाती है थिन, या दानों में बास बात पिंपल्स प्रोड्यूस हो तो उसमें आ जाती है, तो वो सेबेशियस ग्लैंड के जरिए आती है। सेबेशियस ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्नी हो जाती है, चेहरे पे दाने निकल आते हैं। तो बेसिकली ये कंसेप्ट आपको देना था ग्लैंड का। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लें। लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड है, एंड लार्जेस्ट की बात हो रही है, ये एक्सोक्राइन की बात हो रही है जिसकी डक्ट होती है, वो सबसे बड़ा लीवर है। और एंडोक्राइन जिसकी डक्ट नहीं होती, वो सबसे बड़ा हमारी जिस्म में थायराइड ग्लैंड है, जो मैंने आपको बना के भी दिखाया था, जो हमारे थ्रॉट रीजन में होता है, गले के पास होता है। अब बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट की। बॉडी का सबसे छोटा ग्लैंड डक्ट वाला गोबलेट है। गोबलेट ग्लैंड है, सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होता है और बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी इसके साथ डक्ट है। और ऐसा ग्लैंड जो डक्ट नहीं होती जिसकी, और सबसे छोटा है, वो है पीनियल। पीनियल ग्लैंड मैंने पीछे आपको गालबन दिखाया था, ब्रेन में होता है ये पीनियल, नहीं पीछे नहीं दिखाया, ये ब्रेन में होता है। इसको थर्ड आई भी कहा जाता है बॉडी की। कुछ लोग योगा वगैरह करके मार्फत के अगले दर्जे पे पहुंच जाते हैं, उनको चीजों का इल्हाम होना शुरू हो जाता है। योगा करके, इबादत के थ्रू पेशेंट गोइयां उनकी सच साबित होना शुरू हो जाती हैं। वो बेसिकली उनका पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी बोला जाता है।
कुछ लोगों की थर्ड आई एक्टिव हो जाती है। हमारी 2 आंखें हैं ना, तीसरी आंख उनकी एक्टिव हो जाती है थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन। आपने देखा होगा ये चाइनीज बैठे बैठे हवा में उड़ जाते हैं। जो योगा करते हैं कुछ तो नाटक कर रहे होते हैं ना, नीचे स्टैंड होता है लेकिन वो पतला सा होता है, नजर नहीं आ रहा होता। जो प्रॉपर चाइनीज बैठे होते हैं, जो मोंक्स होते हैं चाइनीज, वो बैठे बैठे इतनी पावर आती है कि वो हवा में उठ जाते हैं। कुछ में इतनी पावर इंसानों में आ जाती है कि वो लाइट की तरफ देखते हैं ना, लाइट को स्विच ऑन और स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, इवन बल्ब को बर्लास्ट भी कर सकते हैं अपनी एनर्जी से बैठे बैठे। तो दैट इज ड्यू टू द पीनियल ग्लैंड। मार्फत का दर्जा हासिल कर लेते हैं कुछ लोग, वो सारा कुछ भी इसके थ्रू होता है। पिट्यूटरी, हाँ जी, ब्रेन में होता है। ब्रेन में और भी हो सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रेन में सिर्फ एक ग्लैंड होगा। ब्रेन में मोर देन 1 ग्लैंड भी हो सकते हैं। पीनियल ग्लैंड भी है, पिट्यूटरी भी है, हाइपोथैलेमस भी है, ठीक है, और भी बड़े ग्लैंड है। नेक में और भी हो सकते हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एक एग्जांपल, एक एक ऑर्गन की बताई है। इसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देख लेते हैं, और बाकी लेक्चर अभी मैं देखता हूँ कितने हमारे रह गए हैं सिस्टम। सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, 3-4 रहते हैं, उनको हम कल में देखेंगे। सर्कुलेटरी से मुराद है सर्कुलेशन, किसी चीज का घूमना। सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद है हमारे जिस्म में जो ब्लड मूव करता है, वो कैसे मूव करता है। जो मेन ऑर्गन है उसका नाम है हार्ट, दिल, इस तरह से। हार्ट का असल शेप ये है, एक शेप ये भी है हार्ट का, ये आंखों का हार्ट है, ये इसमें से ब्लड निकल रहा है, ये देखें। तो हम आमतौर पे इस तरह से बनाते हैं, लेकिन हार्ट का जो हमारी बॉडी में होता है वो ऊपर वाले शेप की शक्ल में होता है। तो हार्ट जो है हमारा, वो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। कुछ इसमें डक्ट्स होती हैं जो ब्लड को रिसीव करती हैं, इसके अंदर ब्लड आएगा। कुछ ऐसी हैं जो ब्लड को फिर पंप करेंगी, ठीक है। अब ब्लड पंप क्यों होता है, पूरे जिस्म में क्यों घूमता है ब्लड? इसके अंदर एक तो काम इसका होता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में मूव कराना। हम जो सांस लेते हैं, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, वो ऑक्सीजन फिर हमारे ब्लड में चली जाती है, वो फिर पूरे जिस्म में जाती है ऑक्सीजन। हमारे हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। फिर वो वहां पे मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड के जरिए दोबारा से हार्ट में आती है। हार्ट उस ब्लड को फिर साफ करता है, और इस तरह ये एक प्रोसेस जारी रहता है। इसके अलावा हार्मोन हो गया, कोई हमारी जो हम खुराक खाते हैं, मैदा उस खुराक को प्रोसेस करता है, उसके अंदर से मिनरल्स और विटामिन और जो बॉडी को जरूरी चीजें होती हैं उनको जज़ब कर लेता है, वो ब्लड जज़ब करता है। फिर वो ब्लड उन सारी चीजों को सारे जिस्म में पहुंचाता है, उस एनर्जी को। तो ब्लड का काम सारे जिस्म में ऑक्सीजन को पहुंचाना, हार्मोन्स को पहुंचाना, एनर्जी को पहुंचाना, विटामिन और मिनरल्स को पहुंचाना है। इसके अलावा हार्ट का काम, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स और ट्यूमर्स के अगेंस्ट है। हमारे 3 तरह के सेल होते हैं ब्लड में, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स जो नवाज शरीफ के खत्म हो गए थे, एस्टेब्लिशमेंट ने खत्म कर दिए थे, अब दोबारा एस्टेब्लिशमेंट इससे मिल रही है, तो दोबारा प्लेटें ठीक हो रही है उसकी। एस्टेब्लिशमेंट किसी की भी प्लेटें कम ज्यादा कर देती है। आरबीसी जो है ये रेड ब्लड सेल्स हैं जो हमारे खून को कलर देती हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसकी लाइफ 120 दिन होती है। हम कहते भी हैं कि खून 4 महीने बाद ब्लड दे देना चाहिए, क्योंकि 4 महीने बाद सेल्स ने खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाना है। तो अगर खुद कोई ब्लड किसी को दे दे तो बॉडी को फिर जो, क्योंकि
ब्लड डिस्ट्रॉय हो गया, उसको भी तो कहीं पे ठिकाने लगाना है। वो पहले एक ऑर्गन है स्प्लीन, उसमें जाएगा, वहां वो खत्म होगा, लंबा प्रोसेस है। तो खुद ही अगर आप 4 महीने बाद ब्लड देते रहें, लेकिन अपनी सेहत को भी मद्देनजर रखना है। वो बना हुआ है ना कि एक बंदा ब्लड देने जाता है, अभी उसमें से पहली बोतल निकालते हैं तो वो बेहोश हो जाता है, फिर उसको पल्ले से हॉस्पिटल वालों को 2 ब्लड की बोतलें लगानी पड़ती हैं। मतलब ऐसा भी नहीं करना, अपनी सेहत भी देख लेती है कि आप ब्लड देने जोगे हैं भी कि नहीं। ये ना हो देने एक ब्लड की बोतल जाए और उल्टी उनकी 2 बोतलें लगवा के आ जाए खुद को। तो इसकी जो आरबीसी की लाइफ है वो 120 दिन है। जो डब्ल्यूबीसी की लाइफ है ये डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट मिलती है। ये हमें कहीं पे एमसीक्यूज में 1 दिन भी मिलती है, कहीं पे 3 दिन भी मिलती है, कहीं पे 5 दिन भी मिलती है डब्ल्यूबीसी की लाइफ। और आरबीसी का काम है हीमोग्लोबिन के जरिए सारे जिस्म में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को लेके जाना। डब्ल्यूबीसी का काम है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना। अच्छा, ब्लड दे के आता था, फिर 2 दिन आप खिदमत करते थे उसकी। सही है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो बॉडी में जो टॉक्सिन या बैक्टीरिया कोई एंटर होते हैं तो उनसे लड़ते हैं। ये हमारे डिफेंस के सेल होते हैं, हमारी बॉडी के फौजी हैं ये डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स जो हैं इनका काम है क्लॉटिंग करना। कहीं पे जख्म वगैरह हो जाए ना, तो ये वहां पे पहुंच के क्लॉट बनाते हैं जख्म के। अगर ये ना हो प्लेटलेट, कहीं पे जख्म आ जाए तो उससे ब्लड निकलता रहेगा। तो प्लेटलेट्स का काम होता है कहीं पे अकामुलेट होके क्लॉटिंग वगैरह करना। तो ये जी हमारा आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसमें एक चीज, हार्ट से जो ब्लड वेसल्स खून को जिस्म तक पहुंचाती हैं, हार्ट से बॉडी की तरफ जाती हैं, उनको आर्टरीज बोलते हैं। इसको आप ऐसे याद कर लें, हार्ट से बॉडी की तरफ, हार्ट से अवे जा रहा है, अवे, ए से अवे, ए से आर्टरीज। ऐसी खून की नालियां जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएंगी, जिस्म में लेके जाएंगी, उनको बोलते हैं आर्टरीज। इसी तरह कुछ नालियां होती हैं जो ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ वापस लेके आती हैं, उनको बोलते हैं वेन्स। और आर्टरीज और वेन्स को जो नालियां कनेक्ट करती हैं उनको बोलते हैं कैपिलरीज। ये याद रखने वाले कंसेप्ट हैं। मतलब ये वो कंसेप्ट हैं जो एक बायोलॉजी के स्टूडेंट के अलावा को भी पता होने चाहिए। जो कमीशन हमसे एफपीएससी पीपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि एक बंदे को इतना पता होना चाहिए कि उसकी बॉडी वर्क कैसे करती है। ये कोई इसमें डिस्टिंक्शन नहीं है कि एक बंदा डॉक्टर है या एक बंदा बायोलॉजी पढ़ा हुआ है उसको ये चीज पता होना चाहिए। पीपीएससी एफपीएससी कहता है एक बंदे को वैसे भी ये पता होना चाहिए। एक बंदा बायोलॉजी का है तो उसको मैथ वैसे भी पता होनी चाहिए, छोटी मोटी ज़रबें तकसीमें। ये सिर्फ मैथमेटिशियन या इंजीनियर का काम नहीं है ज़रबें तकसीमें देना, एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, अलजबरा, ये आम बंदे को भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह ये वाली बातें जो मैंने आज आपको बताई हैं, ये बायोलॉजी और डॉक्टर के अलावा भी बाकी बंदों को भी पता होनी चाहिए बॉडी वर्क कैसे करती है। तो ये हमने देख लिया कुछ वेन्स का, जो हमारे पूरे जिस्म में नालियां खून की। आर्टरीज अवे लेके जाती हैं, दूर करती हैं हार्ट से खून को। वेन्स जो हैं वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती हैं। और कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को आपस में जोड़ती हैं। मतलब हमारी जो खून की नालियां होती हैं वो 3 तरह की होती हैं सिंपल अल्फाज में, वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरी। तो ये भी हमारा आज का लेक्चर था। मजीद इसको जो बाकी बॉडी के सिस्टम है और डिजीजेस के साथ कुछ मैं आपको डिजीजेस का डेटा भी बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट बीमारियां पूछी जाती हैं कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। और आप सारे लोग अब
ठीक है, ग्रुप की तादाद जितनी है उस हिसाब से 75% लोग क्लास में हैं, तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप डेली बेसिस पे क्लासेस लेंगे। और कोई मजबूरी है, किसी दिन तबीयत नहीं ठीक, रोजा ज्यादा लगा है या कहीं जाना है, कोई खुशी गमी है, कोई मसला नहीं, मुझे बता दिया करें। ठीक है, कोई बंदा बिल्कुल क्लासेस नहीं लेना चाहता, उसकी रूटीन ऐसी है, वो भी मुझे बता दे। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक स्टूडेंट है, वो गिलगित बल्तिस्तान से है, वहां पे सिग्नल नहीं होते, उसने मुझे पहले दिन ही बता दिया है कि सर मेरे पास सिग्नल नहीं होंगे, आप मुझे डेली रिकॉर्डिंग दिया करेंगे। मेरी मजबूरी है, मैं चाहता हूँ कि मैं लूँ, लेकिन हमारे पास सिग्नल ही नहीं है। कोई दूर के एक बंदा जो बैठा लाहौर में है, जहाँ सिग्नल भी मौजूद है, इंटरनेट का भी कोई इशू नहीं, वहां सिर्फ नीयत का इशू है। अगर कोई जॉब कर रहा है, उसकी टाइमिंग ये बन रही है, फिर तो चलो उसके साथ कंपनसेट किया जा सकता है, लेकिन एक बंदा है ही फ्री और उसकी कोई मजबूरी नहीं है, सिर्फ उसकी नीयत खराब हो जाती है, तो ऐसे बंदे के साथ फिर मैं कॉपरेशन नहीं करता। तो आप लोगों के साथ साथ जो है, नहीं आप तो वैसे भी रेगुलर क्लासेस लेते हैं आसिफ, आप तो वैसे भी रेगुलर क्लासेस लेते हैं, आपका बड़ा कम है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल ही क्लास ना लेना। अच्छा, आपको मैंने 18, 19 और 20 मॉडल पेपर भी जिम्मे लगा दिए हैं, कल 21 हो जाएगा, तो इनको भी साथ साथ पढ़ते रहा करें। वेट ना किया करें कि टेस्ट वाला दिन कब आएगा, कि टेस्ट वाले दिन ही सिर्फ आपने पढ़ना है। सेकंड लेक्चर अभी होना है, अभी सेकंड लेक्चर कल हुआ ही नहीं था, कल आप स्टूडेंट्स की तादाद कम थी तो मैंने लेक्चर लिया ही नहीं था। जिस दिन स्टूडेंट्स की तादाद 75% से कम होगी उस दिन मैं लेक्चर नहीं लिया करूंगा, और जो लोग उस दिन क्लास में नहीं मौजूद होंगे उनको रिमूव करके अगले दिन लेक्चर कंडक्ट करूंगा। यूं ऐसा ऐसा हमारे पास वही लोग रह जाएंगे जो सिंसियर हैं, जो पढ़ने वाले हैं। तो अब आपके पास 4 मॉडल पेपर हो जाएंगे, इनको भी आप रिवाइज करें दिन में जब भी टाइम एडजस्ट हो, रमजान के हवाले से जो जिस तरह किसकी रूटीन है। किसी की रूटीन होती है वो सैरी करके सोता है, सारी रात जागता रहता है। किसी की रूटीन होती है वो जल्दी सो जाएगा, जैसे आपने लेक्चर लिया है अभी सो जाएंगे, दिन में जागेंगे। कोई सुबह जल्दी जागता रहता है सैरी के बाद, कुछ लोग सैरी के बाद सो जाते हैं। आपने खुद एडजस्ट करना है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है, उसके मुताबिक डेली के 3 से 4 घंटे निकालने चाहिए आपको, या मिनिमम भी कर लें 2 घंटे तो निकाल लेना, वरना फिर पास होने का ख्याल ज़हन से निकाल दें। अभी आपको बताऊं, पीपीएससी जो लोग पंजाब से हैं अपने से, उनका पेपर आ गया फूड डिपार्टमेंट का। जो मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ वो इसमें से मैसेज लीजिएगा, बाकी अब क्वेश्चन शुरू कर दीजिएगा दाएं बाएं किस्म के, सर रोल नंबर स्लिप नहीं आई, ये नहीं हुआ। आपको आ जाएगी 30 तारीख को इसका टेस्ट है। नहीं, मैं संडे लाजमी ऑफ होता है, और एक दिन क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ, किसी दिन मेरी मसरूफियात होती हैं, कोई मीटिंग होती है या तबीयत नहीं ठीक, तो एक दिन मैंने एक्स्ट्रा रखा होता है, वो मैं आपको किसी दिन बता देता हूँ कि आज क्लास नहीं होगी, और एक दिन हमारा फिक्स है संडे। तो आप में से कई लोगों ने फूड डिपार्टमेंट में अप्लाई किया होगा, आपको बता दूं उसका टेस्ट आ गया है 30 अप्रैल को, उसका टेस्ट है आप लोगों का। वो भी जनरल नॉलेज बेस होता है, यही चीजें आनी होती हैं, कोई अलहदा तो उसने बुक्स में से नहीं पूछ लेना। अब बताने वाली बात, आज इसकी आ गई है डेट एक्सपेक्टेड, तो आज मुझे बच्चों के ना मैसेज आना शुरू हो गए, सर कोई ऐसी फाइल दे दें जिसमें से पेपर आता हो, सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दें। ये वो बच्चे आमतौर पे होते हैं, तो अब भी यही है 5 दिन क्लास 2 दिन ऑफ, 2 दिन ऑफ, सैटरडे संडे नहीं स्पेसिफिक मैंने किया कहीं पे भी कि सैटरडे संडे ही ऑफ होगा। ये शुरू में मैंने बताया था कि एक दिन संडे ऑफ होता है और एक दिन मैं खुद बताता हूँ कौन सा ऑफ होता है। अच्छा, इस चीज पे ना बहस करें, ये तो ग्रुप में भी की जा सकती है, टाइम कम है, मेन समझने वाली बात समझे जो बताना चाह रहा हूँ। वो फाइलें मांग रहे हैं, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने, चलो एक बच्चा है ना उसने सारी तैयारी की है, वो फाइल मांगे, वो क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज बता दें, पास पेपर दे दें, सुनने में अच्छा लगता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते, लाजमी नहीं है कि वो अकेडमी के थ्रू तैयारी करें, अपना उन्होंने पढ़ा हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अकेडमी के थ्रू नहीं तैयारी करते, मेरे से रब्ता करते हैं, मेरे ग्रुप से, मैं उन्हें गाइड करता हूँ, फाइलें देता हूँ, लेकिन उन बच्चों का मुझे पता है कि वो रेगुलर पढ़ रहे हैं, बहुत अरसे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर कोई चीज पीछे रह गई है उनकी सिलेक्शन में, तो वो सिर्फ लक है, किस्मत है, किस्मत का फैक्टर जरूर इंक्लूड है, जिसको हम अल्लाह ताला की रहमत भी कह सकते हैं। अल्लाह ताला की रहमत कभी भी ऑन हो सकती है। लेकिन कुछ बच्चे वो कहते हैं कि सर, अभी मैं उनसे पूछता हूँ कब कितना पढ़ लिया है, कितने पेपर पढ़ लिए हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ लिए, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। उन्हें 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कोई ऐसे पेपर, ऐसी फाइल चाहिए जिसमें से सारा पेपर आता है,
तो ऐसी कोई फाइल, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें से सारा पेपर पूछ लेते हैं। जनरल नॉलेज को तैयार करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, आपको कम से कम 3-4 महीने देने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है। तो आप लोगों से भी मैं बार बार ये कहता हूँ कि काइंडली पढ़ लें, पढ़ लें, पढ़ लें। अब वैसे भी रमजान एंड हो रहा है, ईद के बाद पढ़ना शुरू कर दें, जरा अपनी चीजों को स्मूथ करें, वरना 2 साल 3 साल बैठे रहेंगे और किस्मत को कोसते रहेंगे, सफर के पैसे भरते रहेंगे पेपर देने के, आने जाने के, डीमोटिवेट हो जाएंगे। सीटें आती रहती हैं, हर महीने कोई ना कोई सीट आती है। अभी देखिएगा आप, अप्रैल में भी कोई ना कोई सीट आ जाएगी, मई में भी कोई ना कोई सीट आ जाएगी, जून में भी कोई ना कोई सीट आ जाएगी, जिसपे आप लोग अप्लाई कर देंगे। असल चीज हमारी तैयारी की होती है कि तैयारी तो करें। तो जिन लोगों ने पीपीएससी में अप्लाई किया हुआ है, 30 अप्रैल को उनका फूड डिपार्टमेंट का टेस्ट भी है, याद रखें, और तैयारी थोड़ी सी तेज कर दें। इसके अलावा एएसएफ का टेस्ट भी है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में। तो इस चीज के कतई नजर के रमजान का महीना चल रहा है, आप लोग जो है ना अपनी चीजों को रिवाइज कर लें, पढ़ लें। नॉट इनफ भाई, एएसएफ के पास पेपर मॉडल पेपर्स में 10 है। वो एएसएफ के 10 का मतलब ये नहीं है कि एएसएफ का पेपर एएसएफ में से ही आना है, ये गलत कंसेप्ट बने हुए हैं। एएसएफ का पेपर सिर्फ एएसएफ के 10 पेपरों में से नहीं आना। एएसएफ का पेपर एफआईए के पॉइंट्स में से भी आ सकता है, आईबी के पॉइंट्स में से भी आ सकता है, एमओडी के पॉइंट में से भी आ सकता है। एक तो ये कंफ्यूजन आप अपनी दूर कर लें। आपको जिस मर्जी सीट पे अप्लाई करें, आपने पेपर सारों के पढ़ने होते हैं। 10 पेपर इज नॉट इनफ, एट लीस्ट 200 पेपर्स मीन पूरी बुक आपने पढ़नी होती है। एक आप बुक खरीदें एफपीएससी की, कुछ तो मैं आपको प्रोवाइड किए जा रहा हूं, आप एफपीएससी की बुक भी खरीद लें, उसमें जितने पेपर हैं वो सारे आपने पढ़ने हैं। कतई नजर एक इसके कि किस डिपार्टमेंट का है। जनरल नॉलेज इज जनरल नॉलेज फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। जनरल नॉलेज कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि एएसएफ में उन्होंने यही वाले पॉइंट पूछने हैं, एफआईए में वो कोई भी पॉइंट किसी भी पेपर में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता के लेक्चर खत्म करता हूं, काफी देर हो गई है। लास्ट टाइम 2022 में ये 3 पेपर हुए, आईबी, एफआईए और एएसएफ। आईबी का जो पेपर हुआ 100 एमसीक्यूज का, फिर एफआईए का हुआ, एएसएफ का थोड़ा लेट हुआ। 2 पेपर थे सिर्फ ये, जस्ट इन 2 पेपरों में से ऑलमोस्ट 8 एमसीक्यूज आए एएसएफ में, रिपीटेड। मतलब पिछले दिनों ये भी टेस्ट हुआ आईबी का, उससे अगले दिन एफआईए का टेस्ट है, उससे अगले दिन एएसएफ का। तो एएसएफ में इन पेपरों के 200 एमसीक्यूज में से 8 एमसीक्यूज आए हुए थे। 5 पेपर्स में से एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन इतने नहीं आते कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। 200 पेपर जब आप पढ़ लेंगे ना पूरे, उन 200 पेपर में से ज्यादा 30 नंबर का पेपर आना है आपका। बाकी आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी पड़ती है, जैसे आप लोगों ने की है इंग्लिश, मैथ, एवरीडे साइंस और ये वो, इनको अलग-अलग भी कवर करना पड़ता है। तो एटलीस्ट आपको 2 बुक्स पढ़नी चाहिए, एक पेपर पास पेपर की और एक जीके की कोई भी अच्छी बुक, चाहे वो आप जंगीर वर्ल्ड टाइम्स की पढ़ लें, चाहे इल्मी वालों की पढ़ लें, चाहे वो आप किसी भी सोर्स की पढ़ लें। और ये अगर बुक्स आपने नहीं पढ़नी तो वो तरीकाकार होता है, आप अकेडमी से जैसे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट जो इन बुक्स में पेपर में रिपीट होते हैं वो मैं आपको लेक्चर्स के थ्रू बता देता हूँ। लेकिन रिकमेंड मेरी तरफ से ये है कि कम से कम 5 पेपर्स की पूरी बुक लाजमी याद करें, दूसरी बुक ले ना लें, 5 पेपर आपने सारे कवर करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।